बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक नए मौजू का आगाज करेंगे जिसका नाम है अन्नबर, आवाज में हल्की सी बुलंदी। और उलूमे तजवीद में नबर ये है कि किसी लफ्ज में एक मखसूस हर्फ पर थोड़ा सा प्रेशर डालना ताकि उस हर्फ की आवाज बाकी हुरूफ की निस्बत ऊंची पढ़ी जाए। और कुरान मजीद में 5 मुख्तलिफ हालतों में नबर करना जरूरी है। और इस मौजू को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले 2 कंडीशंस को हम आज के लेसन में कवर करेंगे और इंशाअल्लाह बाकी 3 कंडीशंस को अगले लेसन में कवर करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि अपनी तिलावत को एक ऐसे लफ्ज पर रोकना जहां पर आखिरी हर्फ पर शद्दा हो। किसी भी हर्फ पर शद्दा इस बात की निशानदेही कर रही होती है कि वहां पर एक्चुअली 2 हुरूफ हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि लेटर रॉ के ऊपर शद्दा है, उसके साथ एक फतहा या जबर है। तो बेसिकली यहाँ पर 2 लेटर्स हैं। पहले वाला हर्फ रॉ सुकून या जज़म के साथ है और दूसरे वाला हर्फ रॉ फतहा या जबर के साथ है। और ये बात हम जानते हैं और पढ़ चुके हैं कि साकिन हर्फ मखरज के 2 कंपोनेंट्स के तसादुम से पैदा होता है और मुतहर्रिक लेटर मखरज के 2 कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलहदा करने से बनता है। और इस लेसन की तफसील आप साकिन वोवल लेटर और कलकला लेटर्स के वीडियो में देख सकते हैं। अगर तो हम इस हर्फ को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि अपनी तिलावत को जारी रख रहे हैं, तो ऐसी सूरत में साकिन हर्फ मखरज के 2 कंपोनेंट्स के तफादुम या कोलिजन से आएगा और मुतहर्रिक हर्फ मखरज के 2 कंपोनेंट्स के तबाइद या उन दोनों को एक दूसरे से अलहदा करने से आएगा। लेकिन अगर हमने इस हर्फ पर रुकना है तो ऐसी सूरत में पहले वाला रॉ भी जज़म या सुकून के साथ होगा और दूसरे वाला रॉ भी सुकून या जज़म के साथ पढ़ा जाएगा। तो रुकने की सूरत में दोनों हुरूफ मखरज के 2 कंपोनेंट्स के तसादुम के साथ पढ़े जाएंगे। और इसीलिए क़ारी को अपनी तिलावत करते हुए लफ्ज के आखिर में मौजूद शद्दा लेटर पर रुकने की सूरत में नबर करने की जरूरत होती है, जहां पर आखिरी हर्फ को आवाज को हल्का सा बुलंद करके पढ़ा जाएगा ताकि सुनने वाले को बताया जा सके कि यहाँ पर असल में एक हर्फ नहीं बल्कि 2 हुरूफ हैं। क्योंकि अगर हम आखिरी हर्फ पर नबर नहीं करेंगे तो रुकने की सूरत में हम आखिरी साकिन लेटर को ड्रॉप कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी एग्जाम्पल है मुस्तमिरुन और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेटर रॉ के ऊपर शद्दा है और उसके साथ ही दम्मतैन या 2 पेश हैं। तिलावत को जारी रखने की सूरत में तो मैं यहाँ पर तनवीन के कायदा को फॉलो करूंगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रुकना चाह रही हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि लेटर रॉ के ऊपर शद्दा है। जब मैं इस पर रुक रही हूँ तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि पहले वाला लेटर रॉ भी जज़म या सुकून के साथ है और दूसरा वाला लेटर रॉ भी मैं जज़म या सुकून के साथ पढ़ूंगी। तो अब यहाँ पर अगर मैं नबर नहीं करती तो यहाँ पर मुमकिन है कि मैं आखिरी लेटर रॉ को ड्रॉप कर दूं और इस तरह से पढ़ूं कि सुनने वाले को ये पता ही ना चले कि मैं किसी शद्दा लेटर पर रुक रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रुकने की सूरत में हम तश्कील या वोवल को तो ड्रॉप करते हैं लेकिन हमने लेटर को ड्रॉप नहीं करना। इसीलिए यहाँ पर हम नबर के साथ इसको पढ़ेंगे, आवाज को हल्का सा बुलंद करेंगे, लेटर रॉ पे थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे ताकि हम इस बात को क्लियर कर सकें कि जब हम इस लफ्ज पर रुक रहे हैं तो हम एक शद्दा वाले लेटर पर रुक रहे हैं। तो तिलावत को जारी रखने की सूरत में मैं इस तरह से पढ़ूंगी मुस्तमिरुन, लेकिन इस लफ्ज पर तिलावत को रोकने की सूरत में नबर करते हुए मैं इस तरह से रुकूंगी मुस्तमिर। तो फर्ज कीजिए अगर आप किसी ऐसे लफ्ज पर रुक रहे हैं जहां पर आखिरी हर्फ पे शद्दा नहीं है, और ये एक एग्जाम्पल है जिसमें आखिरी हर्फ है लेटर रॉ लेकिन यहाँ पर इस हर्फ के ऊपर शद्दा नहीं है, तो इस
इस लफ्ज पर रुकते हुए मैं नबर नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पर हर्फ रॉ के ऊपर चूंकि शद्दा है, यहाँ पर इस लफ्ज पर रुकते हुए मुझे नबर करने की जरूरत है। तो यहाँ पर इस लफ्ज पर रुकते हुए मैं इसको इस तरह से पढ़ूंगी अल क़द्र, लेकिन इस लफ्ज पर रुकते हुए मैं नबर करते हुए इस तरह से रुकूंगी मुस्तमिर। लेकिन नबर के इस उसूल की दो एक्सेप्शंस हैं, और पहले वाली ये है कि अगर हम किसी लफ्ज पर रुकना चाह रहे हैं जहां पर आखिरी हर्फ या तो लेटर नून हो या लेटर मीम हो शद्दा के साथ, क्योंकि जब ये दोनों हुरूफ शद्दा के साथ आते हैं तो हम इनको मोस्ट कंप्लीट गुन्ना या मुकम्मल तरीन गुन्ना का टाइम देते हैं। और जब हम किसी ऐसे लफ्ज पर रुकना चाह रहे हैं जहां पर मुशद्दद हर्फ मीम और हर्फ नून उसके आखिर में हो, तो चूंकि रुकने के वक्त भी हम मुशद्दद लेटर मीम और मुशद्दद लेटर नून के गुन्ना को कुछ देर लंबा करते हैं, इसीलिए यहाँ पर नबर की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि हम ऑलरेडी गुन्ना को लंबा करके इस बात का इजहार कर रहे होते हैं कि यहाँ पर नून और मीम शद्दा की हालत में है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अगर इस लफ्ज पर मैं रुकना चाह रही हूं तो मैं इस तरह से इसको पढ़ूंगी उजूरहुन, और मैं इस तरह से नहीं रुकूंगी उजूरहुन। इसी तरह अगर मैं इस लफ्ज पर रुकना चाह रही हूं तो मैं इस तरह से रुकूंगी वलाकिन, और मैं इस तरह से नहीं रुकूंगी वलाकिन। तो अगर आप किसी ऐसे लफ्ज पर रुकना चाह रहे हैं जहां पर नून एक शद्दा की हालत में है, तो उस लफ्ज में हर्फ नून पर रुकना मुख्तलिफ होगा बनिस्बत उस लफ्ज के जहां पर आप रुक रहे हैं और लेटर नून के ऊपर शद्दा नहीं है। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अगर मैं इस लफ्ज पर रुकना चाह रही हूं तो मैं इस तरह से रुकूंगी लाकिन, लेकिन अगर मैं इस लफ्ज पर रुकना चाह रही हूं जहां आखिरी हर्फ नून के ऊपर शद्दा है तो मैं इस तरह से रुकूंगी वलाकिन। तो इसीलिए यहाँ पर नबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने रुकने से ऑलरेडी इस बात को जाहिर कर रही हूं कि मैं नून शद्दा के साथ रुक रही हूं। और इसी तरह अगर आप किसी ऐसे लफ्ज पर रुक रहे हैं जहां पर मीम शद्दा है, जैसे कि लफ्ज सुम्मा, और आप वहां पर रुकना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से रुकेंगे सोम, और यहाँ पर आपको नबर करने की जरूरत नहीं होगी। और दूसरी एक्सेप्शन इस रूल की ये है कि हम किसी ऐसे लफ्ज पर रुक रहे हैं जहां पर आखिरी हर्फ एक पलकला लेटर है जिसके ऊपर शद्दा है। तो जब हम किसी ऐसे लफ्ज पर रुक रहे हैं जिसका आखिरी हर्फ एक कलकला लेटर है जिसके ऊपर शद्दा है, तो पहले वाले साकिन हर्फ को हम मखरज के दो कंपोनेंट्स के तफादुम से अदा करेंगे और दूसरे वाले साकिन लेटर को हम कलकला मैकेनिज्म फॉलो करते हुए पढ़ेंगे, जिसमें हम मखर के दो कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलहदा करते हैं। और इस लेसन की तफसील आप उस वीडियो में देख सकते हैं जिसमें साकिन और मुतहर्रिक इंक्लूडिंग कलकला लेटर्स के बारे में हमने डिस्कशन की थी। जब भी हम किसी ऐसे लफ्ज पर रुक रहे हैं जहां पर आखिरी हर्फ एक कलकला लेटर है शद्दा के साथ, उस लफ्ज पर रुकने की सूरत में पहले वाला साकिन हर्फ हम मखरज के दो कंपोनेंट्स के तफादुम से अदा करेंगे और दूसरे वाला साकिन लेटर कलकला मैकेनिज्म की अदायगी से होगा। तो इन एग्जाम्पल्स को हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे तब अल हक। कलकला लेटर पर जब शद्दा आ जाती है तो हमारे रुकने का तरीका पहले ही थोड़ा मुख्तलिफ होता है, इसीलिए सुनने वाले को मालूम हो जाता है कि यहाँ पर दो हर्फ हैं, इसीलिए यहाँ पर नबर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस एक्सेप्शन की एक एक्सेप्शन है, और वो ये है कि अगर कलकला हर्फ से पहले हर्फ मद आ जाए तो ऐसी सूरत में हम वहां पर नबर करेंगे, चाहे हम तिलावत को जारी रख रहे हैं या वहां पर रुक रहे हैं। इन दोनों सूरतों में हम वहां पर नबर के साथ ही इसको पढ़ेंगे। तो इस एग्जाम्पल में अगर आप तिलावत को जारी रख रहे हैं या रुक रहे हैं, दोनों सूरतों में ही आप नबर करेंगे। और इस रूल को हम नबर के एक और कंडीशन में इंशाअल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कुरान मजीद में नेक्स्ट
कंडीशन में नबर दो सूरतों में हो रहा है। पहली तो ये है कि जब लेटर वाओ के ऊपर शद्दा आ जाए और उससे पहले फतहा या जबर हो या दम्मा हो। इन दोनों सूरतों में हम लेटर वाओ को नबर करते हुए अदा करते हैं। यहाँ पर हम एक इसकी मिसाल देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेटर वाओ के ऊपर शद्दा है, जहां पर पहला वाला लेटर वाओ साकिन हालत में और दूसरा वाला मुतहर्रिक है और उससे पहले वाले हर्फ पे दम्मा है। और हम ये बात जानते हैं कि दम्मा की आवाज लेटर वाओ की आवाज से मुताबिकत रखती है। तो अगर हम यहाँ पर नबर के साथ इस वाओ को नहीं पढ़ते तो मुमकिन है कि हम लेटर वाओ की आवाज को लंबा कर दें, जिसकी वजह से ऐसा महसूस हो कि यहाँ पर लेटर वाओ एक मद की हालत में है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर नबर करते हैं, जो कि सुनने वाले को ये बात वाजे करता है कि यहाँ पर मद लेटर नहीं है। जब हम नबर करते हैं तो ये इस हर्फ के वक्त को कम कर देता है और यहाँ पर इस बात का इम्कान नहीं रहता कि यहाँ पर कोई मद लेटर है। तो जब हम नबर के साथ पढ़ेंगे तो इस लफ्ज की अदायगी कुछ इस तरह से होगी, कुव्वतिन। और फर्ज कीजिए अगर मैं यहाँ पर नबर नहीं कर रही तो फिर इसकी अदायगी इस तरह से होगी, कुव्वतिन। और इस चीज को हमने अवॉइड करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि लेटर वाव के ऊपर शद्दा है, यानी पहले वाला लेटर वाव साकिन है और दूसरे वाला मुतहर्रिक है और वाव से पहले वाले हर्फ के ऊपर आपको फतहा नजर आ रही है। तो यहाँ पर लेटर वाव पर नबर करना जरूरी है, क्योंकि नबर ना करने की सूरत में यहाँ पर ये मुमकिन हो सकता है कि हम शद्दा लेटर वाव में छुपे हुए साकिन लेटर वाव को वाव लीन का टाइम ना दे दें। यहाँ पर वाव लीन हालत में नहीं है बल्कि शद्दा हालत में है। तो नबर की सूरत में ये उसके टाइम को कम करेगा और सुनने वाले को हर्फ वाव लीन हर्फ नहीं बल्कि शद्दा के साथ सुनाई देगा। तो नबर करते हुए हम इसकी अदायगी इस तरह से करेंगे, क़व्वामून। और अगर मैं यहाँ पर नबर नहीं करूंगी तो इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से होगी, क़व्वामून। और आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं वाव लीन की अदायगी कर रही हूँ। तो इस चीज को हमने अवॉइड करना है, क्योंकि वाव के ऊपर शद्दा है, ये लीन हालत में नहीं बल्कि शद्दा की हालत में है। नबर करते हुए हमने इसको इस तरह से पढ़ना है, क़व्वामून। और इसी तरह अगर लेटर या के ऊपर शद्दा आ जाए और उससे पहले आपको कसरा या फतहा नजर आए तो ऐसी सूरत में भी हम लेटर या के ऊपर नबर करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, उसकी आवाज को हल्का सा बुलंदी के साथ पढ़ते हैं, ताकि जब उससे पहले कसरा या जेर आ रही है तो हम वहां पर उसको या मद ना बना दें, क्योंकि वहां पर वो शद्दा की हालत में है, मद की हालत में नहीं है। और जब या मुशद्दद से पहले फतहा आ रही है तो वहां पर हम उसको लीन लेटर का वक्त ना दें बल्कि उसको या मुशद्दद ही रहने दें। इन्हीं दो चीजों को अवॉइड करने के लिए हम या मुशद्दद को नबर के साथ पढ़ते हैं। तो इन एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि लेटर या के ऊपर शद्दा है, जिससे पहले हमें जेर या कसरा नजर आ रही है। तो यहाँ पर लेटर या को नबर के साथ हम इस तरह से पढ़ेंगे, अमानियुहुम। और नबर करने की सूरत में सुनने वाले पर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि यहाँ पर कोई मद लेटर नहीं है। नबर करने से यहाँ पर हम मद लेटर की अदायगी को अवॉइड करेंगे, क्योंकि नबर इसके टाइम को कम कर देगा और सुनने वाले के लिए बात वाज़ेह हो जाएगी कि यहाँ पर मद लेटर नहीं बल्कि शद्दा लेटर है। तो अगर मैं इसको नबर किए बगैर पढ़ूंगी तो इस लफ्ज की अदायगी मैं कुछ इस तरह से करूंगी, अमानियुहुम। और इस चीज को हमने अवॉइड करना है कि यहाँ पर सुनने वाले को ऐसा ना लगे कि यहाँ पर मद लेटर या है, बल्कि इसको हम नबर के साथ पढ़ेंगे, जो मद लेटर की पॉसिबिलिटी को अवॉइड करेगा, जो या को मद लेटर का टाइम देने को खत्म करेगा
تو اس کو ہم نے نبر کرتے ہوئے اس طرح سے پڑھنا ہے امانیہم. اور اسی طرح نیکسٹ ایگزامپل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹر یا کے اوپر شدہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں پر پہلے والا لیٹر یا ساکن اور دوسرے والا متحرک ہے، اور اس سے پہلے والے لیٹر کے اوپر آپ کو زبر یا فتحہ نظر آ رہی ہے. تو یہاں پر ہم نے نبر اس لیے کرنا ہے تاکہ اس کو پڑھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر یا کو یا لین کے ساتھ پڑھ دیں، تو ہم اس کو نبر کرتے ہوئے اس طرح سے پڑھیں گے غین. اور اگر ہم نبر نہیں کریں گے تو یہاں پر ایک پاسبلٹی ہے کہ ہم لیٹر یا کو جو کہ شدہ کی حالت میں ہے، لین حالت میں نہیں ہے، ہم اس کو لین لیٹر بناتے ہوئے اس طرح سے نہ پڑھ دیں غین. تو نبر کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو یہ یا شدہ میں لین لیٹر کی اسٹریچنگ کے ٹائم کو کم کرے گا، جس کی وجہ سے سننے والے کو یہاں پر لین لیٹر کا گمان نہیں ہوگا. تو جب لیٹر واؤ اور لیٹر یا شدہ کی حالت میں ہوں اور ان سے پہلے والے لیٹر کے اوپر ان سے کمپیٹیبل یا ان سے مطابقت رکھنے والا واول یا حرکہ آ جائے تو وہاں پر نبر اس لیے ضروری ہے کہ وہ مشدد لیٹر واؤ اور مشدد لیٹر یا کو حرف مد بننے سے بچانے کے لیے ہے. اور جب لیٹر واؤ اور لیٹر یا کے اوپر شدہ آ جائے اور اس سے پہلے آپ کو زبر یا فتحہ نظر آئے تو وہاں پر نبر اس لیے ضروری ہے تاکہ وہاں پر لین لیٹر کا گمان نہ ہو. تو آج کے لیسن کے لیے ہم نے 2 کنڈیشنز کو ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم باقی کی 3 کنڈیشنز کو بھی ڈسکس کریں گے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.